मैग्नेटिक थ्योरी में कुछ फंडामेंटल टर्म्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एलिमेंट्री टर्म्स है और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये एक आधार है, एक बैकबोन है, क्योंकि इसके बिना हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते और फिर उसके आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझना मुश्किल होगा। तो उसको हो सकता है हमने सब पढ़ा हो और आगे भी बढ़ चुके हो, लेकिन कुछ ऐसे डाउट मन में पैदा होते हैं। इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए या ऐसे डाउट पैदा ही ना हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक टॉपिक लिया है जिसको मैं आज डिस्कस करूँगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है और इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। क्योंकि एक एसोसिएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ लेते हैं अलग अलग, लेकिन उनका आपस में क्या रिलेशन है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पे फोकस मेरा एक एनालिटिकल अप्रोच के रूप में रहेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के आपस के इंटर रिलेशंस को भी समझेंगे, जो कि मेरे लिए वही फोकस पॉइंट होगा पूरे इस डिस्कशन का, वही मेरा मेन कंसर्न होगा। साथ ही मैं आपको यहाँ एक ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा टर्म एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नाम से ऐसा लगता है कि ये जो टर्म है इसी की डेंसिटी है, ये इसी की डेंसिटी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नाम से, यानी नॉमेनक्लेचर जो रखा गया इसका नाम, उससे यही लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, यानी कि इसकी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, नाम ऐसा रखा गया है, लेकिन मैथमेटिकली ये टर्म इस टर्म से इस तरह से सिंपली या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और ये भी मेरा आज का एक मेन कंसर्न होगा। कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं इस कन्फ्यूजन में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही डेंसिटी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेरा ये वीडियो। और इसके अलावा जनरली भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जानना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। क्योंकि सिंपली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी निकाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम पहले समझेंगे। सबसे पहले ये जरूरी है समझना, किसी भी चीज़ के डिफरेंस को, किसी भी दो टर्म्स के डिफरेंस को समझने के लिए ज़रूरी कि उन दोनों टर्म्स के सारे पैरामीटर को, सारे एस्पेक्ट को, सारे दृष्टिकोण से उस चीज़ को समझ लें। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तरीके से नहीं बल्कि दो या तीन या जितना मेरे पास संभव है तरीका समझाने का, उस तरीके से समझाऊंगा और उस तरीके से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मतलब एक नंबर के सेंस में वो कौन सा नंबर है, क्या है वो संख्या, कौन सी संख्या हम जान लें जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम समझेंगे। या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे या डिराइव कैसे करते हैं, या इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कहते किसको है। तो कई अलग अलग तरीक़ों से, कई अलग अलग नज़र से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ूँगा और सबसे पहले मैं एक ब्रीफ दे दूँ, जो कि ज़्यादा लंबा समय लिए बिना मैं समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, कूलम के नियम से ये कॉन्सेप्ट आया था, सॉरी COULOMB, कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ इसका सोर्स है। कूलम लॉ से हम जानते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इसके पूरे के पूरे एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, इसके पूरे विसिनिटी में, पूरे इसका एक इफेक्ट होगा, एक जोन बनेगा, जिस जोन में इस चार्ज का एक इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कूलम लॉ से हमने जाना, मैं कूलम लॉ के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक ब्रीफ लेके चल रहा हूँ कि इसके इर्द गिर्द यानी इसके हर डायरेक्शन में आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल स्फेयर में इसका एक इम्पैक्ट होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इसका चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज Q इज़ द क्वांटिटी, चार्ज का जो परिमाण है यानी क्वांटिटी है वो Q है, तो इसके इर्द गिर्द एक इफेक्ट होगा इसका। वो इफेक्ट किस में काम करेगा? ऑब्वियसली चार्ज का इफेक्ट चार्ज पे ही काम करेगा। तो कोई दूसरा चार्ज आप रख दोगे तो उस चार्ज पे एक फोर्स काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स का डिफाइन किया था कुलम्ब ने, ठीक है। नाउ अब हम उस फोर्स से ही एक कोरोलरी निकालेंगे, एक डेरिवेशन निकालेंगे कि मान लो कि इकाई यूनिट का वन यूनिट का कोई चार्ज, 1 यूनिट कूलम्ब का कोई चार्ज रख दे तो उस पर कितना फोर्स इफेक्टिव होगा। तो वो भी उसी मैथमेटिक्स, उसी फार्मूले से निकलता है। और उस एक यूनिट पे जो इसका इफेक्ट है, यहाँ पे कुछ एक यूनिट चार्ज लगी तो इस पर कुछ इफेक्ट होगा, और कुछ दूरी पे गए उस पर कुछ इफेक्ट होगा, और कुछ दूरी पे गए और कुछ किसी भी डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस के बेसिस पे यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए उस पर फोर्स काम करेगा, वो हम जानते हैं। तो मैं आपको जस्ट याद दिलाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फोर्स काम करता था वो था Q डिवाइडेड बाई 4 पाई ε0, क्योंकि मैं एकदम फ्री स्पेस एज्यूम कर रहा हूँ तो इस फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो ε0 मान लेते हैं, और डिस्टेंस इन जनरल r मानते हैं, रेडियल डिस्टेंस को, इसलिए पाई r स्क्वायर। इसका कुछ एक डायरेक्शन भी होगा जो यूनिट वेक्टर से हम डिनोट करेंगे, जो कि हमारा फोकस पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए मैंने इसको लिख दिया। इसका एक डायरेक्शन होगा a कैप और r सफिक्स में, क्योंकि इस डिस्टेंस के अलोंग में वो डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस के अलोंग में वो डायरेक्शन होगा, इसलिए वो r से डिनोट किया जाता है। मतलब ये अगर r है तो ये भी r लिया मैंने। तो खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि हम समझे कि इस फोर्स के आधार पे, इस फोर्स की मदद से हम क्या नया एक पैरामीटर समझने वाले, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझने वाले हैं, और वो ये टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी से वो आता है कि हमने यूनिट चार्ज का यूनिट वैल्यू, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट कूलम्ब का कोई चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स महसूस हो रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही वो फोर्स जो हमने निकाला वो इस जो केंद्र में चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो है Q चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाया। मतलब इसकी ये इंटेंसिटी है, इसकी वजह से जो फील्ड बना है उस फील्ड में जब भी कुछ चार्ज रखते हैं तो वो एक फोर्स महसूस करता है, एक फोर्स उसके ऊपर लागू हो जाता है, फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को कहते हैं, वो जो यूनिट चार्ज पे अगर लग रहा है वो फोर्स, तो उसी फोर्स को इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है बल्कि किसी चार्ज के वजह से उसके अराउंड, उसके चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है, चार्ज का फील्ड बन रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, उसका इंटेंसिटी है उस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं कह सकते कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, हमें कहना होगा कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इतनी है, यानी कि पॉइंट के आधार पे हम उसके इंटेंसिटी को बता सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी इंटेंसिटी इतनी है, हम बता सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे इतनी है, इसकी इंटेंसिटी वहाँ पे इतनी है, इसकी इंटेंसिटी x पे इतनी है, इसकी इंटेंसिटी y पे इतनी है, इसकी इंटेंसिटी z पे इतनी है, इसकी इंटेंसिटी मतलब एक पॉइंट, x एक पॉइंट है, y एक पॉइंट है, z एक पॉइंट में, पॉइंट के रूप में उसको बोल रहा हूँ। तो एक स्फेयर को अगर हम इमेजिन करते हैं, एक स्फेरिकल, एक स्फेयर, ये सर्किल जैसा ड्रॉ किया गया है, लेकिन एक स्फेरिकल स्पेस को आप मन में इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, स्फेयर, और उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो सेंटर पे अगर आप Q चार्ज रखते हो तो इसके स्फेरिकल हर डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है पॉसिबल में एक फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा, हर डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, हर डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो E है। अगर मैं एक बड़ा सा स्फेयर एज्यूम करूं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उसकी अलग हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस अलग हो गया। तो डिस्टेंस पे चार्ज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। चार्ज तो फिक्स है, डिस्टेंस बढ़ाता गया मैं। इसके अलावा एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम भी मैंने फिक्स रखा तो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो जो फोर्स होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक तरह की फोर्स होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, यानी कि न्यूटन यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इसलिए न्यूटन पर कूलम। और ये डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं, Q के ऊपर
आर के ऊपर और एप्सिलॉन के ऊपर। तो एप्सिलॉन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ये फोकस में दिलाना चाहूँगा आप लोगों को। डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि आप जितना दूर जाओगे उसकी इंटेंसिटी उतनी उसके हिसाब से कम होती जाएगी। ऑफ कोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के साथ। तो जितना डिस्टेंस में जाएंगे आप उसके हिसाब से उसका इफेक्टिवनेस यानी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यू तो फिक्स है, इसका मतलब एरिया के मीडियम के परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो परमिटिविटी जो मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो परमिटिविटी पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स है इसके साथ, यानी कि परमिटिविटी जितनी ही ज़्यादा होगी वो फोर्स या वो इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसको और ज़्यादा हम फिजिकल सिग्निफिकेंस इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे आपको ये टर्म भी मैं यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहूँगा कि परमिटिविटी होता क्या है। नाम से ऐसा लगेगा आपको कि परमिटिविटी मतलब कि कितना ये परमिट करता है जाने के लिए, कितना इस एक तरह से इमेजिन करो कि लाइंस ऑफ फोर्स है एक तरह से, तो कितना ये परमिट करता है। लेकिन ये परमिट करने से इसका नाम नहीं है परमिट, ठीक उसका उल्टा इसका सेंस है कि कितना ये नहीं जाने देता है, कितना ये परमिट नहीं करता है। यानी कि ऑब्वियसली ये परमिट ज़्यादा करता, अगर ये परमिट ज़्यादा करता तो ज़्यादा जाती, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता। इसीलिए परमिटिविटी मीन्स कि वो मीडियम कितना रुकावट डालता है, एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह है, कितना ज़्यादा वो लाइंस ऑफ फोर्स जो क्यू लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं चार्ज की वजह से, वो लाइंस ऑफ फोर्स कितने ज़्यादा मतलब रुक जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कितना स्टोर हो जा रहे हैं और कितना कम जा पा रहे हैं। सो उस सेंस में परमिटिविटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ही ज़्यादा होगी लाइंस ऑफ फोर्स को उतना ही वो खुद स्टोर करना चाहेगा। लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जो एक हम इमेजिन करते हैं कि क्यू चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके हर डायरेक्शन में कुछ फोर्स काम कर रहा है, तो उस फोर्स जिस ऑफकोर्स एक स्ट्रेट लाइन में काम करेगा तो लाइंस उसी को हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। जिस लाइन में वो फोर्स काम कर रहा है उसको लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो वो लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि लाइन तो एक इमेजिनरी चीज़ है, बट वो जो फोर्स काम कर रहा है दैट्स एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्स, दैट फोर्स विल बी कह सकते हैं बस्टेड रहेगा, यानी कि अरेस्टेड हो जाएगा, यानी कि वो फोर्स उसी एरिया में गिरफ्त होकर रहेगा अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो। लेकिन वो फोर्स ज़्यादा काम करेगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। परमिटिविटी अगर कम है तो इसका सीधा एग्जांपल ये है कि अगर एयर अगर हम रखते हैं यहाँ पे मीडियम तो उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी दूर दूर तक रहेगी। लेकिन एयर की जगह हम वाटर या कोई ग्लास या कोई और ज़्यादा इलेक्ट्रिकली डेंसर मीडियम हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं यानी रखते हैं, तो उतना ही कम उसका इफेक्ट रहेगा फोर्स का, यानी इंटेंसिटी उतनी उसकी कम होती जाएगी। ऑब्वियसली इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैं नहीं कहता, ये खुद कूलम्ब ने कहा था, कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं, तो ये कूलम्ब का लॉ है। तो अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो मैंने बात की उसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अब हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कि जो क्यू कूलम्ब का जो चार्ज यहाँ रखा मैंने, तो उसकी वजह से इसके हर डायरेक्शन में यानी कि 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में इंटेंसिटी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक एक्चुअली ये जो लाइंस ऑफ फोर्स इसमें जो एसोसिएटेड है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पहुँच जा पा रहा है दूर दूर तक, जो जा पा रहा है वो कितना है टोटल, वो टोटल कितना है जो जा पा रहा है, जो दूर तक इफेक्टिवनेस है, जो जहाँ पे हम मेजर करना चाहते हैं वहाँ पे उसका इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट अगर मेजर करना चाहते हो यहाँ तक वो आ पा रहा अगर, तो ये इस पूरे यानी कि एक पॉइंट पे मैंने निकाला है जो फोर्स उसको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक पॉइंट पे मैंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इस पॉइंट पर निकाला तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, इस पॉइंट पर निकाला तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, इस पॉइंट पर निकाला तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है। इसी तरह से हर पॉइंट की अपनी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लेकिन मैं इसको सम अप करना चाहता हूँ, मैं इसको टोटल एसोसिएट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस सारे लाइन्स ऑफ फोर्स को पता करना चाहता हूँ। इस सारे लाइन्स ऑफ फोर्स का वैल्यू कितना, यानी कि पूरा परिमाण कितना, पूरी या तो संख्या कह सकते हैं उसको, टोटल कितना है ये लाइन। तो ये हर डायरेक्शन के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को अगर मैं जोड़ दूं, यानी सम अप कर दूं, यानी टोटल कर दूं, टोटलिटी इसकी निकाल लूँ, इंटीग्रेट कर दूं, बेसिकली अगर मैथमेटिक्स में हम कहते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर दूं अगर इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज को ओवर द एंटायर सरफेस एरिया, एंटायर सरफेस यानी सरफेस ही होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में अज्यूम करो, इमेजिन करो, तो सारे जो सरफेस एरिया है उस सारे सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस होगा एक, क्योंकि पूरा क्लोज्ड एक स्फीयर मान के चलो, तो पूरे सरफेस एरिया पे लगने वाला हर एक यूनिट एरिया, यहाँ यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस करते करते टोटल सरफेस एरिया पे इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, ओवर द टोटल सरफेस एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दूँ, तो यहाँ से होकर निकलने वाले लाइंस ऑफ फोर्स की टोटलिटी का पता चल जाएगा, यानी टोटल लाइंस ऑफ फोर्स का पता चल जाएगा। ठीक है, हम इसको करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो किसी एक पॉइंट की है, लेकिन चूंकि ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम है, तो सब जगह बराबर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सब जगह बराबर होगा। एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम, सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को यूनिट एरिया पे हमको पता चला है, एक यहाँ पे टोटल एरिया से अगर करना तो पूरे टोटल एरिया से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल एरिया से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल एरिया से इंटीग्रेट करने का मतलब ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds करेंगे, तो ये जो रिजल्ट हमको मिलेगा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस है। यानी कि एक एक जगह से, एक एक ds एरिया से, सपोज यहाँ ds एरिया है यहाँ पे, तो ds एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहाँ ds एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहाँ ds एरिया से ds यानी एलिमेंट्री एक वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया का बात किया जा रहा है, तो उसी को ds एरिया बोला गया है। ds एरिया एंड ds इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको अलग से मैं कवर करूँगा वेक्टर में, या फिर अलग से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पहले चैप्टर में डिस्कस किया इसको, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि वेक्टर कैसे है, बट अभी फिर समझ लीजिए कि ds ये सब जितने हैं, ये सब ds सारे ds को जोड़ देंगे तो उसका मतलब ये कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ds को, तो ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ds के अलोंग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इसी को बोला जाएगा भाई कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पूरे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पूरे सरफेस के अलोंग इसको परिमाण को सम अप कर दिया, टोटल निकाला, तो जो टोटलिटी है यही क्या है, एक तरह से कह सकते हैं टोटलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर दी एंटायर सरफेस, या एंटायर सरफेस एरिया, एंटायर सरफेस। तो ये जो एंटायर सरफेस पे, ये जो एंटायर सरफेस है, इस एंटायर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल काम कर रहा है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रहा है, उसको हम निकालेंगे इस तरीके से, और इसी को कहेंगे टोटलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द एंटायर सरफेस, और इसी को कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, और इसी को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रहा है क्लोज सरफेस से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है वो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। तो हमने क्या देखा कि टोटल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह लो, या इसी को कह लो आप क्या,
इसी को कह लो आप टोटल, इसी को हम कह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द होल, इस ये जो ई है इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम अलोंग दी सरफेस एरिया, तो हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम एक चीज़ कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, ओ एफ इज इक्वल टू ये था, तो एफ से ही हमको एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एफ कहते हैं उस फोर्स को, लेकिन चूंकि यूनिट पर लग रहा है, यूनिट कूलम चार्ज पर लग रहा है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो यही है। एफ भी बोला था मैंने, ऑफ कोर्स गलत नहीं था, उसके बाद मैंने इसको ई बना दिया क्योंकि वो फोर्स ही है ई, क्योंकि यूनिट चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सो फाइनली वी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं यहाँ पुट अप करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू जो चार्ज है और इसको 4πε0 r², और इसका कुछ, ठीक है मैं इसका डायरेक्शन भी ले लेता हूँ, उसके बाद ds। ओके, अच्छा ये बता दूँ आपको कि इन दोनों का डायरेक्शन होगा सेम। ओके, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में, तो सरफेस भी उसी डायरेक्शन में, सरफेस का नॉर्मल एरिया नॉर्मल डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक विच आई शुड नॉट एक्सप्लेन है, बिकॉज ज़्यादा लंबा टाइम ले सकता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। बट आपको बता दूं कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम मतलब दोनों पैरेलल होंगे, दोनों पैरेलल मतलब दोनों का डायरेक्शन 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, कॉस एंगल लेते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल लेते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल मीन्स कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री मीन्स 1। सो ये अपने आप में 1 बन जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करूँ, बट इसका जो इंटीग्रेशन है, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि Q कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम का कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो ds का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमको पूरा पूरा उस स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा। ऑफ कोर्स पूरे एक यूनिट मतलब इनफाइनाइट स्मॉल एरिया, यानी एलिमेंट्री एरिया को टोटल कर रहे हैं हम, टोटल उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया इसकी वैल्यू होगी, और जो डायरेक्शन होगा इसके साथ वो क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 1। सो इट विल बिकम फाइनली ए स्केलर रिजल्ट 4πε0 r² एंड देन अगेन 4π r²। ये ऑलरेडी 1 हो चुका है इसका, इसलिए डायरेक्शन है वैनिस्ड, इसका डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स ए डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से भी सिंपली बोला जा सकता है, इट्स ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इट्स ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। सो इट विल फाइनली बिकम Q/ε0। और मैं बता दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन है φe। ओके, सो φe इज फाइनली Q/ε0, Q/ε0। इससे पता चलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इमेनेट हो रहे हैं, यानी इमर्ज हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं, वो टर्मिनेट जहाँ पे हो रहे हैं, यानी कि जहाँ पे मैं इसके वैल्यू को सम अप करना चाहता हूँ, इस सरफेस एरिया पे सम अप करना चाहता हूँ, तो टोटल चार्ज पता होना चाहिए और वो मीडियम का एप्सिलॉन पता होना चाहिए। यानी कि मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है, क्योंकि निकल तो रहा होगा पता नहीं कितना, लेकिन बिकॉज ऑफ द मीडियम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, it is a different point that how many lines of force are actually passing through this surface. So lines of force emanate होना और lines of force pass होना एक imaginary surface से, ये दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस लाता है कौन, एप्सिलॉन। सो एक बात को फिर से मैं समझाना चाहूँगा कि Q चार्ज की वजह से फाई ई यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो Q चार्ज की वजह से 5 फ्लक्स पास कर रहे हैं किसी इमेजिनरी सरफेस से, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस से, तो वो इक्वल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन की वजह से उनका रिलेशन बनेगा। अब यहाँ से सिंपल समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स उतना ही कम पास करेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा
कि कितना ज़्यादा फ्लक्स सरफेस से पास कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा फ्लक्स लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे किसी चार्ज की वजह से, वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन नोट पे। अगर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्लक्स कम हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ये फ्लक्स क्या है? ये फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए 3-dimensional सरफेस विच इज स्फेरिकल सरफेस, यू कैन एज्यूम। ओके, तो ये है इसका रिलेशन। अब हम ये कहते हैं कि इसी की डेंसिटी यानी कि इस फाई की डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने निकाला, इसी की डेंसिटी अगर हम निकाल दें, इसकी डेंसिटी अगर हम निकाल दें, डेंसिटी ऑफ फाई अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सिंपली ऐसे शब्दों में लग रहा है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज कितना था और उस चार्ज के आधार पे कितने लाइन जो हैं वो पास किए इस सरफेस से, उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं तो हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या फ्लक्स डेंसिटी मैं शॉर्टकट में कहूँगा, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मस्ट आपको ज़रूर बता दूं फिर से एक बार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से लिखते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम डी से लिखते हैं ये फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इन्हीं तीनों को अच्छे से समझेंगे और रिलेशन को समझेंगे फिर। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी इफ़ समबडी सेज कि सर फाई जो हमारा है वो तो फ्लक्स है टोटल, तो इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अगर हम डेंसिटी कहते हैं इसका मतलब कि सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का हम बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि एरिया से डिवाइड कर देना। तो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये बात लगभग सही तो है, लगभग सही तो है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है, इसमें कुछ कमी भी है, वो कमी ही हम समझेंगे। इसमें कुछ कमी है, वो क्या कमी है हम देखते हैं। तो फाई डिवाइडेड बाई एरिया कर देने से, फाई डिवाइडेड बाई एरिया यानी फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया कर देने से डेंसिटी मिल जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें क्या और चीज़ों का ध्यान में रखना होगा? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन फैराडेज एक्सपेरिमेंट से मिला था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट से मिला था और दिया था, इसको डिफाइन किया था गॉस ने, इसलिए इसको गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या है? उसने जो भी थ्योरम है, बट मैं आपको जस्ट इसका कंक्लूजन बता दूँ, ये था कि जैसे हमने कहा कि क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिया तो इससे कुछ इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे ही निकलेंगे, इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव चार्ज अगर आसपास में भी नहीं है कहीं तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और शॉर्टकट में बस इतना ही कहूँगा कि यही है गॉस लॉ, कि गॉस लॉ कहता है कि देयर विल बी ऑलवेज इमेनेटिंग सम लाइन्स ऑफ फोर्स इमेनेटिंग फ्रॉम दी सोर्स ऑफ चार्ज। चार्ज के यहाँ से हमेशा कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे और निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्स एसोसिएट होंगे, कनेक्ट होंगे और हमेशा जाएंगे। लेकिन ये लाइन्स ऑफ फोर्स सिर्फ डिपेंड किया है किस पे? क्यू के ऊपर, क्योंकि क्यू की वजह से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स बने, क्यू के वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स निकले। और ये लाइन्स ऑफ फोर्स फिर से वही है, कुछ इज नथिंग बट फ्लक्स कहेंगे, इन्हीं लाइन्स ऑफ फोर्स को फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स कुछ और नहीं है, लाइन्स ऑफ फोर्स को ही फ्लक्स कहा गया है। तो क्यू की वजह से कितने फ्लक्स निकले हैं, ये सिर्फ क्यू पर डिपेंड किया, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड किया। नाउ कितने पहुंच रहे हैं या कितने उस सरफेस से पास कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वो चीज़ अकाउंट नहीं करने गया गॉस। इसीलिए उसने मीडियम की बात उसने नहीं की, मीडियम की परमिटिविटी की बात
ये सब बात नहीं की किसने, गॉस ने मीडियम की बात नहीं की, गॉस ने परमिटिविटी की बात नहीं की। गॉस ने सिर्फ ये कहा कि क्यू चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, क्यू चार्ज है तो उस लाइन्स की वजह से उस चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, और क्यू चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ यानी कि एक स्फेरिकल सरफेस को हम फिर से अज्यूम करें तो उस चार्ज की वजह से जो ईच यूनिट एरिया में जो डेंसिटी होगा उस चार्ज के निकलने का यानी कि लाइन्स ऑफ फोर्स के निकलने का, वो उस चार्ज से उसने डायरेक्ट डिफाइन किया। उसने कहा कि सरफेस की जो एरिया होगी वो जो इमेजिनरी सरफेस हमने लिया है उस इमेजिनरी सरफेस से पास करने वाले जो लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे यानी कि फ्लक्स होंगे, उस फ्लक्स को उसने बस यही कहा कि उस फ्लक्स को निकालना है। तो एक्चुअली उसने फ्लक्स नहीं निकाला, उसने फ्लक्स की डेंसिटी को निकाला यानी कि पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा, पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा, पर यूनिट एरिया से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा, पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है। उसने सिंपली कहा कि टोटल चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होकर निकलेंगे लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वेक्टर पॉइंट को ध्यान में रखना हमको यहाँ से। उसी को इसने कहा कि वही चीज़ डी है यानी कि फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी जो है, फ्लक्स डेंसिटी एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यानी कि टोटल चार्ज आपने कितना प्लेस किया किसी सेंटर पे और उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसके अराउंड क्या है, जिस सरफेस से आप उसको फ्लक्स के डेंसिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसको उसने सिंपली डिवाइड कर दिया। और आप ध्यान दे सकते हैं कि इस पूरे एनालिसिस में उसने कहीं भी मीडियम के बारे में बात नहीं किया। उसने सिंपली बोला कि आई डोंट केयर द मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है। उसने कहा कि टोटल, ये बात वही है कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है और उस काबिलियत के बेसिस पे आप एक सक्सेस पा सकते हैं। तो काबिलियत और सक्सेस के बीच की बात कही गई थी। लेकिन अगर हम बोले कि आपकी काबिलियत तो है लेकिन बीच में लाइफ में रुकावटें भी हैं, सिचुएशंस भी हैं, हालात कुछ हैं ऐसे, तो वो मीडियम के परमिटिविटी की बात भी हो जाती है। तो अगर हम मीडियम के परमिटिविटी की बात करते हैं यानी हालातों की बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है वो अकाउंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ कि मीडियम क्या है, परमिटिविटी क्या है, मैं बस बात कर रहा हूँ कि चार्ज कितना है। अगर चार्ज इतना है तो फिर आपका फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, आपकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होनी चाहिए एक्चुअली, तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। बात की बात है कि मैंने पहले वहाँ वाटर मीडियम रखा, फिर ग्लास मीडियम रखा, फिर डायमंड मीडियम रखा, प्लास्टिक मीडियम रखा या कॉटन मीडियम रखा या कोई अदर मटेरियल का मीडियम रखा। मीडियम बाद में तय करेगा कि टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, बट अभी मेरा फ्लक्स डेंसिटी क्या है। फ्लक्स डेंसिटी से मतलब ये है एक तरह से कि इस क्यू की काबिलियत कितनी है, इस क्यू की तीव्रता कितनी है, इस क्यू में कितना पोटेंशियल है, इस क्यू में कितना मतलब एक क्षमता है इसके अंदर। उस क्षमता को हमने अकाउंट करने की कोशिश की, उस क्षमता को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो हमने फ्लक्स डेंसिटी टर्म को फिर यहाँ पॉपअप किया, इस टर्म को कॉइन किया, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी टर्म इज जस्ट ए कैपेबिलिटी ऑफ द चार्ज टू प्रोड्यूस द फ्लक्स लाइन्स, कि कितना फ्लक्स वो क्षमता रखता है, यानी अपने अंदर एक ताकत रखता है अपने अंदर एक, कि वो कितना फ्लक्स एसोसिएट कर सकता है सरफेस के साथ या पास कर सकता है। लेकिन जब हम एक्चुअली जाते हैं पता करने कि कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस कर रहे हैं, कितने फ्लक्स एक्चुअली पास कर रहे हैं, तब हमें परमिटिविटी को अकाउंट करना पड़ता है, परमिटिविटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो परमिटिविटी जो वर्ड है ये यहाँ इंपॉर्टेंट एक टर्म बन जा रहा है मेरे हिसाब से, कि परमिटिविटी को अगर हमने ठीक है एसोसिएट किया तो हम टोटल फ्लक्स पता करेंगे। यानी कि सही बात है, ज़िंदगी में टोटल सफलता आपको कितनी मिली वो पता चलेगा आपके हालातों से, आपके सिचुएशन से, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या रुकावटें आई हैं, किस किस तरह के ऐसे मतलब जो हालात पैदा हुए। लेकिन आपकी इंटेंसिटी क्या थी, आपके क्षमता कितनी थी, आपके अंदर ताकत कितनी थी आपको सक्सेस पाने की, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। तो काबिलियत को यहाँ चार्ज से आप एनालॉजी कर सकते हैं, यानी कि काबिलियत यहाँ पे चार्ज है। तो जब हम परमिटिविटी को एसोसिएट करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा, लेकिन
एसोसिएट यहाँ कर रहे हैं और यहाँ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी हम पाएंगे। यानी कि फ्लक्स डेंसिटी को आप ऐसे मान सकते हैं, मैं अगर इसको समझने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूँगा कि फ्लक्स डेंसिटी कोई एक्चुअली में है नहीं, ये बस हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि उसको उतना होना चाहिए था। यानी कि हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम हमने सोचा है, लेकिन जब हम मीडियम को रख देते हैं अकाउंट में और मीडियम बदलते रहेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली तो टोटल फ्लक्स कुछ और है। क्योंकि हम ये इसको और ऐसे समझा जा सकता है कि आपने एक क्यू चार्ज रखा और एक इमेजिनरी स्फीयर को आपने अज्यूम किया, एक इमेजिन किया कि एक स्फेरिकल सरफेस है इसके अराउंड। तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने मीडियम के बारे में कुछ नहीं बात किया, तो आप बोल रहे हैं कि इससे निकलने वाले जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है उसी को आपने फ्लक्स डेंसिटी कहा। तो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि यूनिट एरिया में जो फ्लक्स जा रहा है, यूनिट एरिया, यहाँ यूनिट एरिया में, तो आपने बोला कि इसकी वैल्यू डी है। लेकिन जब आप टोटल इसका फ्लक्स निकालेंगे तो कहेंगे कि इस डी को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन डी को जब टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर भी दिया, फिर भी फाई की वैल्यू इसके बराबर नहीं आती है। टोटल एरिया के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कर भी दिया तो इसमें फिर आपको एप्सिलॉन से डिवाइड भी करना पड़ता है, तब जाके आपको फाई की वैल्यू मिलती है। ये समझने की कोशिश आप जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनली हमने देखा, फिर से एक बार समराइज कर दूँ आपको, कि जो टोटल फाई है वो जो है वो चार्ज के साथ साथ एप्सिलॉन नोट पे डिपेंड करेगा, चार्ज के बाद एप्सिलॉन नोट पे डिपेंड करेगा। यहाँ हमने देखा, और ये कैसे आया था, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन था। मेरा वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। और अभी हमने क्या देखा कि तो साई इज इक्वल टू क्यू बाई सॉरी, लेकिन डी जो होता है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ओनली एरिया, यानी कि सिर्फ चार्ज को हम लोग डिवाइड कर देने से एरिया मिल जाता है। अगर कोई कहता है कि फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया तो गलत है। आपको इसमें क्या चेंज लाना होगा, तो वो चेंज है कि एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब हम ये निकालते हैं तो हम इसमें एप्सिलॉन, ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ अभी सही है, जब हम डी निकालते हैं तो हम लोग चार्ज को एरिया से डिवाइड करते हैं, चार्ज हमको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो चार्ज नहीं रहता ना वो, क्योंकि जितना चार्ज है उतना फ्लक्स नहीं मिलेगा, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करने लगेगा। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम है, जो कि आप समझ लें इसको, और बहुत यूजफुल होगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर रखेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक इम्पॉर्टेंट टर्म था जो आपको समझ में आ गया। अब मैं बस फाइनली यही कंक्लूड करूंगा वीडियो को कि ये जो एप्सिलॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कभी इग्नोर ना करें। और आपने कैपेसिटर अगर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ए बाई डी। तो ए और डी तो हम बाद में बात करेंगे। एप्सिलॉन के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है वो क्यों एप्सिलॉन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं बेसिकली, तो आप बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब बस इतना ही है कि कुछ लाइंस ऑफ फोर्स आप यहाँ से पास करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करना चाहते हैं। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो पास हो जाता तो ये स्टोर कैसे करता है। कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। तो कैपेसिटेंस इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, तो एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पे कि एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की भी ज़्यादा होगी। तो एप्सिलॉन अगर इसका ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्टोर चार्ज ज़्यादा होगा, और चार्ज स्टोर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम यहाँ से निकल पाएंगे। तो यानी कि एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलने वाले जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो वही चीज़ तो ये बता रहा है कि चार्ज इतना है लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स इतना है, क्योंकि एप्सिलॉन से डिवाइड होकर कुछ घट गया मतलब ऑफकोर्स ये अगर वैल्यू इसकी हम इसके साथ देखें तो इन्वर्स है, बस इतना समझ लो आप कि इन्वर्स रिलेशन क्यों है। दिस रिलेशन इज जस्ट इन्वर्स बिकॉज कि एप्सिलॉन इज ए कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेज, इसलिए मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया आपको कि एप्सिलॉन जो है ये स्टोर करता है चार्ज को, और ये स्टोर कर लेता है मतलब चुरा लेता है कह सकते हैं, तो पास इतना हो पाता है। इसीलिए क्यू और फाई जो है वो बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नाम के बीच में एक
दीवार आ जाती है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हूँ, ये रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है बल्कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एयर मान के चल रहा हूँ इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एयर का हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम डी निकालते हैं ना तब हम नहीं देखते हैं कि मीडियम क्या, हम बस देखते हैं कि कितना मैक्सिमम जा सकता है लाइंस, कितना मैक्सिमम जाके एक डेंसिटी को बना सकता है। तो डेंसिटी जब निकालते हैं तो हम वहाँ पे ऑल द पॉसिबल लाइंस ऑफ फोर्स को एज्यूम करते हैं, इसीलिए टोटल चार्ज को अकाउंट करते हैं, टोटल चार्ज से लेना देना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे डी भी काम कर रहा होगा कुछ, ई काम कर रहा है और डी भी काम कर रहा है कुछ, लेकिन डी जो काम करता है हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी देखा है। फाइनली एक फाइनल कंक्लूजन होगा हमारा कि डी जो होता है वो इनडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि गॉस लॉ ने बोला कि डी हम निकालेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे मीडियम क्या है, हम बस इतना देखेंगे कि क्यू चार्ज लगा दिया है तो टोटल सरफेस एरिया से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हम पता कर लेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या है। लेकिन फिर से मैं याद दिला दूँ कि ये जो फाई है ये डिपेंड करेगा, फाई है ये डिपेंड करेगा किस पे, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पे। और आपको ये भी बता दूँ ई डी ये दोनों क्या है आपस में, दोनों वेक्टर है, और फाई ये स्केलर है। इन तीनों में रिलेशन देख सकते हैं हम लास्ट, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा। तो ई जो होगा, ई हमको पता है ई इज इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और एक छोटा सा डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन को हम इसका डायरेक्शन ऑलवेज इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे लेकिन चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना जरूरी है, लेकिन हमारा फोकस इस पर नहीं रहना चाहिए, इस पर रहना चाहिए। और हमने ये भी देखा डी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए, हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड, अगर स्फेरिकल एरिया ज्यूम कर रहे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो टर्म है और ये जो अभी मैं फिर से लिखा, ये जो टर्म है क्या रिलेशन है, बहुत साफ साफ दिख रहा है, एकदम बहुत साफ दिख रहा है आपको कि E इज नथिंग बट D को ही मैंने क्या किया है, एप्सिलॉन से भाग दिया है। अब किसको बोले ये मत सोचना कि ये D पे डिपेंड करने, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करने लगे, सिर्फ रिलेशनशिप दिखा रहे हैं हम, इसलिए इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखा जाता है जो कि याद रखना ईजी लगता है। दोनों एक जैसे टर्म से तो अंग्रेजी में याद रखना ईजी होगा। तो एक ये रिलेशन जरूर आप याद रखिएगा। दूसरा रिलेशन एक ये आपने ऑलरेडी देखा, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, सॉरी फाई नॉट E, दिस इज फाई, ओके दिस इज फाई, आई एम सॉरी दिस इज फाई, ओके। अच्छा आप बोलेंगे कि क्यू एप्सिलॉन पे डिपेंड करता, कैसे पता चला? ऑब्वियसली दिस इज सिंपली चार्ज, एंड चार्ज को हम डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए ये डिपेंड कर रहा है इस पर। या फिर इस दूसरे फार्मूला से भी आप कह सकते हैं कि ये जो है टोटल सरफेस एरिया से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल करते हैं इसका, तो हमको फाई मिलता है। और E इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, सो फाई आल्सो डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। सो सिंपली फाई डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन बट D डज नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। और D और इसमें क्या रिलेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि D इज इक्वल टू हमको पता है Q बाई A। ठीक है, और ओके, और Q का वैल्यू कितना होता है, Q इज नथिंग बट एप्सिलॉन इंटू फाई। ओके, तो ये एक रिलेशन भी है जो आप याद रख सकते हैं। आई होप इट्स वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू। Thank you very much.